कि 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। आज 16 अप्रैल हो चुकी है, 2 दिवस मध्य में शेष है। सीकर लोकसभा क्षेत्र से इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मैदान छोड़ दिया और अपनी बंदूक वामपंथियों के कंधे पे रख दी। और पिछले कुछ दिनों से सीकर संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है और 2.5 साल 3 साल से देश में भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूं आप किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आप लोगों ने 2014 में पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कड़ी मेहनत की। देश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं ने अपना मत रूपी सहयोग भारतीय जनता पार्टी को दिया और 30 साल बाद यानी 1984 के बाद पहली बार एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद देश में परिवर्तनों का दौर शुरू हुआ। विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनना शुरू हुई और उसी कड़ी में फिर आपने 2019 में कड़ी मेहनत की। देश के करोड़ों करोड़ मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को फिर मत रूपी सहयोग दिया और नरेंद्र भाई मोदी फिर भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने और 2019 से 2024 के कालखंड में भी भारत तेजी से उन्नति और प्रगति करने लगा। उससे पहले 2004 से लेकर 2014 तक इस राष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैं 2004 से 2014 और 2014 से 2019 के कालखंड के कुछ संस्मरण आपको बताना चाहूंगा, जो परिवर्तन हुआ उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस सरकार के दौरान हमारे अजमेर से एक सांसद थे श्रीमान राशा सिंह जी रावत। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न किया कि चीन अपनी सीमा पर हवाई अड्डे बना रहा है, हेलीपैड बना रहा है, रेलवे लाइन बना रहा है, हाईवे बना रहा है, क्या भारत सरकार भी चीन सीमा पर हवाई अड्डे, हेलीपैड, रेलवे लाइन और हाईवे बनाने का विचार रखती है? संसद के रिकॉर्ड में दर्ज है, उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री श्रीमान ए.के. एंटोनी ने लोकसभा में खड़े होकर जवाब दिया कि अगर भारत सरकार ने चीन सीमा पर हवाई अड्डे, हेलीपैड, रेलवे लाइन और सड़कें बनाने का काम शुरू किया तो चीन नाराज हो सकता है, इसलिए भारत सरकार का इस प्रकार का कोई काम करने का विचार नहीं। 2014 से 2024 के कालखंड में आपके वोट की ताकत ने परिवर्तन किया। चीन की सीमा पर हवाई अड्डे भी बन गए, हेलीपैड भी बन गए, रेलवे लाइन भी बिछ गई, हाईवे भी बन गए और 16 किलोमीटर लंबी सुरंगें भी बन गई। मोर्चे पर जाने में भारतीय सेना को पहले जहां 14 से 16 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 से 3 घंटे में भारतीय सेना मोर्चे पर पहुंचने में सक्षम हो गई। ये बदलते भारत की तस्वीर थी, ये आपकी वोट की ताकत थी, जिसने चीन की परवाह किए बिना, चीन की नाराजगी की परवाह किए बिना चीन की सीमा पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। इसी प्रकार उसी कालखंड में वहीं रावत साहब ने एक प्रश्न और किया था कि भारतीय सेना के जवानों के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं है
वायुसेना के पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान नहीं है, जल सेना के पास मजबूत जल पोत नहीं है, हमारी सीमा पर गश्त करने वाले जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। क्या सरकार उनको ये साधन मुहैया करवाने का विचार रखती है? उसमें भी उस समय के रक्षा मंत्री एंटोनी जी का जवाब था कि भारत सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि भारत सरकार सेना को अत्याधुनिक हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध करवा सके। लेकिन आपकी वोट की ताकत ने 2014 से 2024 के कालखंड में सेना को अत्याधुनिक हथियार भी उपलब्ध करवाए, वायुसेना को दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान भी उपलब्ध करवाए, जल सेना को ताकतवर लड़ाकू पोत भी उपलब्ध करवाए और गश्त करने वाले जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट भी उपलब्ध करवाई। ये बदलते भारत की तस्वीर आपकी वोट की ताकत से बनी। अब मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूंगा। आपने पिछले 15-20 दिन में दो नाम बहुत शिद्दत के साथ सुने होंगे। एक था पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र और एक उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ कई सालों से जिस प्रकार का अनाचार हो रहा था, कुछ महिलाओं ने हिम्मत करके उसका भंडाफोड़ किया। पूरे देश नहीं पूरे विश्व में संदेश खाली का नाम गूंजने लगा। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया हो तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वामपंथ हो, चाहे आप हो, चाहे सपा हो, चाहे बप्पा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीएमसी हो, एक भी राजनीतिक पार्टी दल के नेताओं के मुंह से यह शब्द नहीं निकला कि जिन जिन ने संदेश खाली में अनाचार किया है उन सबको जेल के सख्त में डालकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। उल्टे उनके बचाव में तरह तरह के कूत्र करने लग गए। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में सैकड़ों अपराधों में जेल में बंद एक अपराधी हृदय गति रुकने के कारण अपने मौत के अंजाम तक पहुंचता है और कांग्रेस से लेकर वामपंथ से लेकर सपा बसपा आप सारे राजनीतिक पार्टी के दलों के नेता उस दुर्दांत अपराधी को भी मसीहा बताने से नहीं चूक रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आम जन में अपराधियों का खौफ बना रहे, अपराधियों का साम्राज्य बना रहे और अपराधियों के बूते वो फिर सत्ता में लौट सके। इसके बारे में आपको निश्चित रूप से चिंतन और मनन करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक कालखंड वो था जब कोई महामारी आती थी, पूरी दुनिया में दवाइयां बन जाती थी, बढ़ जाती थी, उसके 20 से 30 साल बाद वो दवा भारत आ पाती थी। पोलियो के ड्रॉप्स भी जब पूरी दुनिया के बच्चे पोलियो के ड्रॉप्स घटक चुके थे, उसके 30 साल बाद भारत आ पाई थी। और अभी कोरोना काल के कालखंड में भारत एकमात्र ऐसा देश था जहां के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एक नहीं दो वैक्सीन तैयार की और वो सबसे विश्वसनीय वैक्सीन थी। भारत के सभी नागरिकों को मुफ्त लगी, गरीब देशों को मुफ्त भी दी गई और बाकी विदेशों ने भारत से खरीदकर अपने नागरिकों को वैक्सीन लगाकर उनकी जान बचाई। ये बदलते भारत की तस्वीर आपके वोट की ताकत की वजह से आई थी और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी ये वोट की ताकत आने वाले समय में इस देश को 2024 से 2029 के कालखंड में एक बार फिर मोदी जी ने जो सपना देखा है कि भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, सबसे मजबूत राष्ट्र बने, उस सपने को पूरा करने में आप किसी प्रकार की कोशिश नहीं छोड़ेंगे। 19 तारीख को अपने परिवार के समस्त मतदाताओं को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर मतदान करके सीकर संसदीय क्षेत्र से भारी बहुमत से कमल के फूल को खिलाएंगे। हमारे उम्मीदवार सुमेधानंद सरस्वती जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। देश में 404 सीटों के साथ मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। और अभी चर्चा चल रही थी खेती के पानी की, पीने के पानी की। मैं आप लोगों को एक निवेदन कर दूं, 2004 में अगर हमने गलती नहीं की होती,
2004 में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आ गई होती तो आज आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उस दिन भी आप जिस बहकाव में आए थे, अब मैं उम्मीद करूंगा कि उन बातों को याद रखते हुए, अभी तो 4 महीने पहले आपने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। अभी तो हम यमुना का पानी 4 बड़ी पाइपलाइन के जरिए यमुना से 3 पाइपलाइन राजस्थान में और हरियाणा के हिसार और लोहारू क्षेत्र में लाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पीने के पानी के लिए कुमाराम परियोजना का बजट प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है और ये यमुना का पानी लाने में लगभग 38-40 हजार करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और ये खर्चा केवल और केवल मात्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय टैक्सों के माध्यम से सेल टैक्स जिसका नाम था 5 लाख करोड़ रुपए सालाना पूरे देश में उगाई होती थी और जब से जीएसटी लगी है आज वो 5 लाख करोड़ रुपए की उगाई बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करने लग गई है और उसके अलावा दूसरे टैक्सों से भी 15 लाख करोड़ रुपए की वसूली होती है और 35 लाख करोड़ रुपए सालाना के साथ भारत तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से यमुना का पानी तो आएगा ही आएगा, लेकिन इन 2 दिन में आप घर घर तक, हर दरवाजे तक जाकर प्रधानमंत्री जी की राम राम कहते हुए हर मतदाता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे और 19 तारीख को अपने परिवार के समस्त सदस्यों को साथ लेकर सुबह 7 बजे पहले मतदान केंद्र पर पहुंचकर कमल के फूल का बटन दबाकर कमल पर मतदान करेंगे और उसके बाद दिन भर में इन 2-3 दिन में और उससे पहले आपने जिन जिन मतदाताओं से संपर्क किया है उनके बारे में भी ये जानकारी करेंगे कि वो मतदान करने मतदान केंद्र तक आए या नहीं आए, और अगर कोई मतदाता किसी कारणवश मतदान केंद्र तक नहीं आया है तो उसे भी बार बार ताकीद करके मतदान केंद्र तक लाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करवाएंगे और भारी बहुमत से सीकर संसदीय क्षेत्र से कमल खिलेगा। देश में 404 सीटों से अधिक के साथ नरेंद्र भाई मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2024 से 2029 के कालखंड में नदियां भी आपस में जुड़ेंगी, नहरें भी आएंगी, हर खेत को सिंचाई का पानी भी मिलेगा, हर खेत में फसल लहलाएगी और जब किसान के खेत में फसल लहलाएगी, किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो निश्चित रूप से मजदूर को गांव में मजदूरी मिलेगी और जब गांव में मजदूरी मिलेगी तो किसान और मजदूर दोनों आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। तो मोदी जी का जो सपना है कि आने वाले 2034 तक भारत दुनिया का सबसे सशक्त, सबसे मजबूत राष्ट्र बने, उनके उस सपने को पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। और एक मैं लास्ट निवेदन और कर दूं, पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में वामपंथी एक बात कहते हैं कि किसान और मजदूर के असली देशी वही है। सुनते हो ना? सुनिए कि नहीं सुनिए? अब मैं उनकी हकीकत भी आपको बताकर जा रहा हूं। 1977 से लेकर 2011 34 साल तक वामपंथियों ने पश्चिम बंगाल पर एक छत्र शासन किया है और अगर आज की तारीख में देश में किसान की सबसे बदतर स्थिति है तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। क्यों? पश्चिम बंगाल में मंडी व्यवस्था नहीं है, किसान को अपने उपज बेचने का स्थान नहीं है, चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहता है, बाकी प्रदेशों के चावल बिकते हैं, किसान का बिकता है 1800 रुपए क्विंटल और बंगाल के किसान को मजबूर में वही चावल बेचना पड़ता है 1200-1250 रुपए क्विंटल। और इसीलिए पश्चिम बंगाल के किसान की सबसे बदतर स्थिति है 34 साल वामपंथियों के शासन के कारण। और इसी जमाने में पश्चिम बंगाल औद्योगिकरण में सबसे अग्रणी था। लोग वह मजदूरी करने पश्चिम बंगाल जाया करते थे, कोई कहता मजदूरी करने का जा रहा है, कलकत्ता जा रहा हूं। इनके 34 साल के शासनकाल में पश्चिम बंगाल का औद्योगिकरण पूरी तरह नष्ट हो गया। आज आपके यहाँ 500 रुपए प्रतिदिन में मजदूर नहीं मिलता है,
पश्चिम बंगाल में 150 पौने 200 रुपए रोज में आप लाइन लगाकर जितने मजदूर चाहिए उतने मजदूर ले लो। हिंदुस्तान में सबसे सस्ता मजदूर अगर आपको कहीं मिलेगा तो उस प्रदेश का नाम है पश्चिम बंगाल, और वो पश्चिम बंगाल जहां लगातार 34 साल तक इन वामपंथी ने शासन किया। इसलिए किसान और मजदूर का अगर कोई वास्तविक दुश्मन है तो उस दुश्मन का नाम है वामपंथ। इसलिए सावधान रहें। मैं आप लोगों से निवेदन कर दूं, ये वामपंथ कैसा है इन नौजवानों को पता नहीं, बुजुर्गों को पता होगा। 35, 30, 40 साल पहले एक जीव हुआ करता था खाट में, जिसका नाम था खटमल। खटमल जब आपके शरीर से खून चूसता था, आपको बहुत गहरी नींद आती थी कि नहीं आती थी? और जब वो आपके शरीर से खून चूसकर डबाडब होकर आपके शरीर से अलग होता था तो आपके शरीर में मीठी मीठी खुजली चलती थी, और जितना खून वो खटमल नहीं पीता था उससे ज्यादा खून आप खोर खोर कर अपने आप निकाल देते थे। ये है वामपंथ की असली असलियत। वो आपका खून चूसता है और अपने हम से चमचों के माध्यम से फिर और खून चूसवाता है। इसलिए सावधान रहें और आने वाले 19 तारीख को किसी भी बहकावे में नहीं आए और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताएं, ताकि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे सशक्त, सबसे विकसित और आर्थिक रूप से सबसे संपन्न राष्ट्र बन सके। और मोदी जी का जो सपना है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास को हम सार्थक कर सकें, इसी आशा और उम्मीद के साथ। एक फूल जी ने एक बात कही थी लादिकावास के बारे में। मेरा कोई दोष नहीं है, उनके कर्मों का दोष है। 3 बार जिसको आपने पूजा, जिसको आपने सहयोग दिया, उसी ने और आपके अपने खुद के समाज के व्यक्ति के हाथों आपके साथ ही अन्याय करवाया गया था या नहीं करवाया गया था? आप अगर उस अन्याय से दूर होना चाहते हैं तो 19 अप्रैल को कमल के फूल पर भारी मतदान कीजिए और 2025 में पाटन जाइए। भारत, वंदे मातरम। बोलो महाराज की, बोलो देवनाथ।